स्टूडेंट्स, हम कैसे हैं आप सब। आज हम जो अपनी बुक है कृतिका, उसका चैप्टर 3 पार्ट 3 चैप्टर है हमारा रीढ़ की हड्डी। कौन सा है? रीढ़ की हड्डी। इसको पढ़ें। तो ये चैप्टर है हमारा रीढ़ की हड्डी। ये जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ हमारा चैप्टर है। किसका लिखा हुआ है? लेखक है इसके जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, इनका लिखा हुआ हमारा चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या है कि जो भी इसके प्रमुख पात्र हैं उनका हम वर्णन करते हैं। तो इसमें कौन कौन है? एक तो होते हैं रामस्वरूप। रामस्वरूप कौन है? लड़की के पिता। एक क्या है इसमें? एक लड़की है जिसका नाम क्या है? लड़की है यहाँ पर। रामस्वरूप उसके पिता हैं। गोपाल प्रसाद हैं, वो लड़के के पिता हैं। लड़का है शंकर। और इसमें लड़की कौन है? लड़की है उमा। तो रामस्वरूप ये है लड़की के पिता। ठीक है। इसमें उमा है, वो क्या है? लड़की है। उमा है लड़की। रामस्वरूप है, ये लड़की के पिता है। प्रेमा है, वो उमा की माँ है, लड़की की माँ है। उमा की माँ, लड़की की माँ। शंकर है, वो है लड़का। ठीक है। और गोपाल प्रसाद वो है लड़के के पिता। गोपाल प्रसाद है लड़के के पिता। और रतन है इनके घर का नौकर। लड़की के घर का नौकर। अब क्या होता है कि जो उमा है, लड़की है, इसके रिश्ते की बात चलती है। तो शंकर जो लड़का है वो अपने पिता के साथ, गोपाल प्रसाद के साथ लड़की देखने के लिए आता है। इधर रामस्वरूप है, वो लड़कों के आने वाले का इंतजार करते रहते हैं, लड़की का रिश्ता तय करने की बात करते हैं। लेकिन क्या है, उमा जो लड़की है ये पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन इसके पिता जो हैं वो इसकी पढ़ाई को छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में हो। और लड़के वाले जो गोपाल प्रसाद हैं वो ये चाहते हैं कि यदि वो अपने घर में अधिक पढ़ी लिखी बहू लेकर आ जाएंगे तो घर में क्या होगा? बहू का रोग चलेगा। तो वो चाहते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो अपने घर में कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बस मैट्रिक पास हो, 10th पास किया। वो नहीं चाहते, जबकि यहाँ पर उमा जो है वो BA पास है, ग्रेजुएट लड़की है। तो किस तरह से क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए चैप्टर को। ये एकांकी है पाठ। रीढ़ की हड्डी क्या है? एकांकी। एकांकी का मतलब क्या होता है? जो नाटक का छोटा रूप होता है उसे एकांकी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी ये एकांकी है। ठीक है। तो ये प्रमुख पात्र है इसमें, तो इसको सुनिए ध्यान से चैप्टर को।
जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ पाठ है। तो मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र मतलब थोड़ी बड़ी आयु के दिखाई दे रहे हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा जो कोना होता है उनकी नौकर ने पकड़ रखा है। अभी मैंने आपको बताया था ना, त्रिवर्तन है वो नौकर है। अब बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। बाबू कौन है यहाँ पर? राम स्वरूप, जो लड़की के पिता है। तो नौकर पूछता है, बिछा दूँ साहब? बाबू कहते हैं जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा की यहाँ अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूँ साहब? और ये पसीना किस लिए बहाया है? वो उसको डांटते हैं नौकर। तो नौकर तख्त बिछाता है और आवाज़ मुंह से निकलती है उसकी, ही। बाबू हंसते क्यों है? अबे हमने भी जमाने में कसरतें की हैं। कलशों से नहाता था लोटों की तरह, कि जब नहाते थे तो कलश क्या होता है? मिट्टी का बना हुआ छोटा घड़ा, उसे कलश बोलते हैं। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगना इसके ऊपर बिछाने की, कि आप घर में जाओ, मालकिन से एक क्या ले आएंगे? दरी मांगना बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी की यहाँ से आई है, जो धुल कर आई है, वही लानी है। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज को ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। प्रेमा को बताया आपको? लड़की की माँ। घर की नौकर, जो घर की कौन है वहाँ पर मालकिन है, वो आ जाती है, प्रेमा। अब क्या होता है? गंदुमी गेहवा रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। कि वो चेहरे से उनका ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बिजी हैं, काम में व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह दबे पाँव चुपचाप नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उनको चद्दर लाने के लिए भेजा है। अब क्या होता है? प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। अब राम स्वरूप धोती? प्रेमा हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, और फिर नहीं जाने किस लिए? राम स्वरूप लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अब प्रेमा अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठा। अब वो बता देती है उसको, नौकर को, कि कहाँ पर रखे हैं। रतन और दरी? प्रेमा दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह भी पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठाना और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा लेकिन वही तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाई पड़ी है। किसके लिए बोलते हैं? ये बोल रहे हैं उमा के लिए, कि लड़की है वो रिश्ता करवाने के लिए तैयार है। अब रामस्वरूप पूछ रहे, मुंह फुलाई? और तुम उसकी माँ? किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। अब प्रेमा तो मैं ही क्या कहूँ, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी, स्त्रियों की पढ़ने की पुस्तक पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के लक्षण तो अनोखे हैं कि आजकल बच्चे क्या सीखते हैं। रामस्वरूप ग्रामोफोन बजा होता है ना, ग्रामोफोन जो बाजा होता है तो प्रेमा क्यों? रामस्वरूप 2 तरह का होता है। अब देखो क्या कह रहा है, कि वो बोले जा रही है, चुप नहीं हो रही। तो क्या कह रहे हैं? एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम है। प्रेमा कहती है, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है।
यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। अब रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उनके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। वही मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, कि मैं तो बाज आना परेशान हो गई तुम्हारी इस लड़की से कि वो कहना नहीं मान रही। अब राम सुन, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो क्या होता है, पाउडर के कारोबार चलते हैं। कि आजकल की लड़कियां तो इतना फैशन करती हैं कि उनके सहारे ही व्यापार चलता है, कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो रामस्वरूप बात काट कर बीच में चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से हो, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगे। वो अपनी पत्नी को चुप करते हैं, कितना मत बोलो। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दे। राम सुन, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, नहीं सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। इतने में ही रतन जो नौकर है वो आ जाता है। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। अब चद्दर बिछाते हैं दोनों। तो प्रेमा, अब वो कहती है कि नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, अभी वो लोग आए नहीं, उससे पहले ये बातें बनाते हैं। तो प्रेमा क्या कह रही है कि नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखी ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट, मगर हाँ मक्खन। अब उसको याद आता है कि ये सब चीज़ें तो तैयार हैं, लेकिन मक्खन तो आया ही नहीं, मक्खन लाना भूल गए। अब राम से क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के बारे बात बीच में कट हो जाती है कि वो भी नहीं आया। इतने में प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है कि यहाँ काम ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस नौकर को भेज देते हैं, रतन को भेज देते हैं। कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी कि मैं आपको पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा कि नौकर को भेज देते हैं, इतनी देर में ये मक्खन लेकर आ जाएगा। दो आदमी तो हैं, दो कौन कौन आ रहे हैं? एक शंकर लड़का है, एक उसके पिता हैं गोपाल प्रसाद। अब रामस्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए, करीने से तरीके से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों को। दकियानुसी जो दिखावे में हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है। गोपाल प्रसाद का मानना है वो खुद बिजनेस व्यापार धंधे से क्या है, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन घर में अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। सवा शेर मतलब उससे भी बढ़कर उससे आगे है, एक दो कदम। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। तालीम क्या होती है? शिक्षा। क्या करूँ, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये सब है। और वो कह रहा है कि ये तो अपना मतलब है, रिश्ता करना है लड़की का, नहीं तो मैं इन लोगों को बहुत अच्छा अच्छा सुनता। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, फिर नौकर है वो क्या है, मक्खन लाने नहीं गया, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते? रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जाए। नौकर अंदर आते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि बाहर तो लड़के वाले आ गए हैं, इसलिए आप अंदर वाले दरवाजे से जाए। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी, उन लोगों के सामने थोड़ा गाए।
प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। जब वो चलती है तो जमीन पर क्या है, बाजा रखा हुआ है, धोती उसमें अटक जाती है। प्रेमा ये बाजा वे नीचे ही रखता है, कम वक्त किसको कह रही है, नौकर को। अब रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक, इतने में ही दरवाजे पर कोई आ जाता है। रामस्वरूप आइए आइए हंसते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। अब बाबू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ जाते हैं। आंखों से लोभ छुपाई चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय। उनका लड़का कुछ खींच निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत। कमर क्यों झुकी हुई है उसकी शंकर की, क्योंकि उसके बैकबोन रीढ़ की हड्डी वो टूटी हुई है। अब देखिए उसका खुलासा होता है, पर्दाफाश होता है, उमा ये सब बता देती है। अब रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, दोनों हाथ में से मलते हुए हैं इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। जब वो छड़ी से चल रहे हैं, जो लकड़ी है उनके हाथ में, वो बेंत उनकी गिर जाती है। रामस्वरूप ये बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई कि आप जब यहाँ आए तो आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो गोपाल प्रसाद खखान कर नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अब गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करना ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अब रामस्वरूप ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर उसकी ओर देखकर और कहिए, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियाँ? अब शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियाँ नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था कि मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं। अब रामस्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप साल 2 साल? शंकर जी 1 आध साल का मार्जिन रखता, मार्जिन रखना गैप रखना। अब क्या होता है गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हुआ था। वो झूठ बोलते हैं, अपनी वास्तविक बात नहीं बता रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं लड़के का पिता कि शंकर 1 साल बीमार हो गया। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही कि एक हमारा ज़माना था, हम इतना खा जाते थे, दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, फिर खाने के लिए बैठते तो उतनी ही भूख रहती थी। रामस्वरूप कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। अब गोपाल प्रसाद जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब तो न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। अब वो अपने समय की बातें करने लगे थे। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजा कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हुए, खीसे निपोरना मतलब दांत निकालते हुए हंसी मजाक करते। अब रामस्वरूप जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। मतलब वो हर बात पर ऐसे हंस रहे हैं। अब गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में जोश के साथ, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटों की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी, 10th पढ़ा हुआ भी अंग्रेजी लिखता था फर्राटे कि आजकल के MA भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब रामस्वरूप जी हाँ, यह तो है। गोपाल प्रसाद माफ़ कीजिएगा बाबू। रामस्वरूप उस जमाने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। अब रामस्वरूप जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है। अब गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए कि अब जो हमने तो बातचीत करनी है, अब आगे क्या करना है वो बातचीत हो जाए।
अब क्या होता है, राम स्वरूप चौंक कर एकदम से, बिजनेस बिच समझ कर, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। अब गोपाल, ये सब आप क्या तकलीफ करते हैं, तकलीफ के लिए बोला है, ये आप सब ये इतना क्यों परेशानी कर रहे हैं। तो राम स्वरूप कह रहे हैं तकलीफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, रिश्ता लेकर आए हैं, वरना मैं किस काबिल हूँ, माफ़ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। अब अंदर जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। अब लड़की का पिता जो है गोपाल प्रसाद, वो सोचता है कि ये और सब तो मकान वगैरह देखने में सब सही है, आदमी भी सही लग रहा है इंसान जब इससे बातचीत की है, बस अब हमें लड़की देखनी बाकी है, अब वो कैसी है उसको देख लें। अब शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखते हैं। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो। अब वो झुककर क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि उसके बैकबोन, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठे। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। अब इतना बोलकर पिता चुप हो जाता है। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा, जायका उसका मज़ा ही क्या रहेगा, वो पीने में अच्छी नहीं लगती। तो राम स्वरूप, कहते तो आप सही। अब प्याला पकड़ाते हैं इतने में। अब शंकर खखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाए। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अब राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हैं, वह क्या। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़े, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अब राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तस्त्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए चाय आगे करते हैं कि आप चाय। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर उसकी तरफ मुख करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। अब शंकर, किस मामले में। राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब वो पूछते हैं लड़के से कि आपकी क्या राय है कि शादी करने के लिए खूबसूरती कितनी होनी चाहिए, उसका हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बीच में, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं कि हम जो जेंट्स लोग होते हैं वो तो कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन लोग जो औरतें होती हैं उनको क्या होता है कि घर में बहुत सुंदर चाहिए। अब इसके लिए राम स्वरूप क्या कहते हैं, अब राम स्वरूप से कहते हैं, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायजा जनपत्र तो मिल ही गया होगा। जायजा किसको बोल रहे हैं, जनपत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। राम स्वरूप, जी जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। राम स्वरूप चौंक कर, क्या। गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमने ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हमें नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखने नहीं।
कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? अब अपने बेटे से पूछते हैं। तो शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद और क्या सवाल? देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनके बहुए भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अब जो गोपाल प्रसाद है, लड़के का पिता है, वो उदाहरण देने लग गया है, एग्जाम्पल देने लग गए हैं कि औरतों का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। रामस्वरूप जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत के नहीं। हैं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाए। अब गोपाल हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम शिक्षा भी ऐसी चीज़ों में से एक। अब रामस्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। शंकर धन्यवाद, पीछे। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से आप। गोपाल प्रसाद बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप आपने कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे? क्या बताएं, वह मक्खन अभी तक उनका मक्खन वो जो नौकर है रतन वो लेकर नहीं पहुंचा है। तो गोपाल प्रसाद नाश्ता तो करना ही था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट में खाता नहीं। अब रामस्वरूप हैं मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ? गोपाल प्रसाद जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे। रामस्वरूप हैं यही है, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने के रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने से इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों से चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि चश्मा लगा हुआ, इसका मतलब लड़की को दिखाई कम दे रहा है। अब गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? रामस्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। अब उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। अब उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये गाना वो शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है उसे। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झींकती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। अब वो रुक जाती है तो रामस्वरूप क्या कह रहे हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो ना। तो गोपाल प्रसाद नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गए, ये जो तस्वीर जो सामने टंगी हुई है ये इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। तो गोपाल प्रसाद ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? लड़के से इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको खाना वाना बनाना आता है? नहीं। सिलाई, पेंटिंग वेंटिंग? तो रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर के इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी कि यही सीखती है। अब गोपाल प्रसाद ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते। अब रामस्वरूप जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से हैं जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। अब गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा देखो, आप क्या कह रहे हो, जवाब दो ना।
उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार किसी कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। अब लड़की के जवाब सुनना, वो क्या कह रही है कि हम लड़कियों के भी दिल होता है, औरतों के भी। हाँ, यहाँ पर आप जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, ये सौदा करने नहीं आए हैं। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो वहाँ से मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनकी चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियाँ हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? अब बीच में बात कट हो जाती है। गोपाल प्रसाद बोल जाते हैं ताव में आकर, ताव का मतलब गुस्से में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोड़ कर रहे हैं। और जरा अपने इन शहबाज से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे? अब वो खुलासा हो जाता है, वहाँ पर उसका पर्दाफाश हो जाता है, और वहाँ से वो कैसे भगाए गए? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब यहाँ पर उस लड़की की पढ़ाई का भी पता चल जाता है कि हाँ। तो राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और मैं आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे कि लड़कियों के हॉस्टल में इनको पकड़ लिया गया था, तो वो पूरा खुलासा उनके सामने कर देते। अब क्या होता है, इस तरह से वो पहले उमा खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका, और वो फिर क्या करते हैं, वहाँ से चल देते हैं। तो अब वो उमा लास्ट में कहती है कि जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर अपने इस बेटे से पूछना, अपने लाडले से पूछना कि इसके रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के का रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा की घबराहट की हालत में आना। अब प्रेमा कहती है उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। इधर से लड़के वाले चले जाते हैं, जब तक रतन जो नौकर है वो मक्खन लेकर पहुंचता है, तब तक। ठीक है, तो मैं उम्मीद है आपसे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसके प्रश्नों के उत्तर अपने फेयर नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद।